हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अंजलि ने कनक को संभाला और फिर पूछा, क्या कहा उस जाहिल इंसान ने। कनक ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक, स्थान कॉलेज लाइब्रेरी। कनक किताबें लेकर बाहर आ रही थी, तभी कॉरिडोर से निकलते समय किसी ने उसे एक खाली क्लासरूम में खींच लिया। कनक घबराकर पीछे मुड़ने लगी, तभी उसे अपने कंधों पर एक गंदी छुअन महसूस हुई। उसने उस हाथ को अपने कंधे से झटक दिया और गुस्से में पीछे मुड़ी और अपने सामने पुलकित को पाकर चौंक गई। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! मैं तो तुमसे बस बात करना चाहता था, पुलकित ने मुस्कुराते हुए कहा। कनक उसकी मुस्कान पर चिढ़ गई और दांत भींचते हुए बोली, आप अपनी लिमिट मत क्रॉस करिए और आगे से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप यहाँ एक टीचर हैं और मैं स्टूडेंट। और हाँ, अगर आगे से आपने हमें हाथ लगाया तो हम आपका हाथ तोड़कर आपके दूसरे हाथ में दे देंगे, कनक ने वार्न करते हुए कहा। पुलकित पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, उफ़, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे तेवर और ये बेमिसाल खूबसूरती, यही सब तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। कनक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप निहायत ही घटिया और बेशर्म इंसान हैं। हमें आपके साथ बात करने और यहाँ खड़े होने में भी घिन आ रही है। हटिए हमारे रास्ते से। कनक जाने लगी तो पुलकित ने पीछे से कहा, तुम भूल रही हो कनक भारद्वाज, प्रैक्टिकल में तुम्हें नंबर मेरे ही थ्रू मिलेंगे, इसलिए अभी भी समय है, मेरी बात मान लो और मेरे साथ एक रात। पुलकित की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि कनक ने घूमकर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, आपकी कोई भी घटिया बात मानने से अच्छा हम फेल होना पसंद करेंगे। यह कहकर कनक बाहर निकलने लगी। पुलकित ने पीछे से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती और अपने टॉपर होने पर। कनक के कदम चलते चलते रुक गए, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। पुलकित ने फिर कहा, देखना ये दोनों ही चीज़ें कैसे मैं तुमसे दूर करके तुम्हें बर्बाद करता हूँ। कनक भारद्वाज, आई विल मेक योर लाइफ हेल, जस्ट वेट एंड वॉच। कनक के चेहरे पर परेशानी और डर के भाव आ गए, लेकिन वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। वर्तमान अंजलि का चेहरा भी गुस्से से तमतमा उठा। वो बड़बड़ाई, ओह दिस बास्टर्ड, आई विल किल हिम। पर उसने कनक के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, डोंट वरी कनक, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ अकेले में धमकी ही दे सकता है और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि तेरे साथ कुछ भी गलत करने पर उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। सो डोंट बी अफेयर्ड ऑफ हिम। अब तक कनक ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने अंजलि की बात पर सहमति में सिर हिला दिया तो अंजलि ने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कनक को हॉस्टल ड्रॉप कर अंजलि ने गाड़ी एक बड़े से बहुत ही खूबसूरत और आलीशान घर के सामने रोकी। ये घर का महल ज़्यादा लग रहा था। घर के चारों तरफ काफ़ी पेड़ पौधे लगे थे। गेट से अंदर जाने के लिए सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से रास्ता बना था। रास्ते के दोनों तरफ लगे फूल पौधे उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। एक तरफ फाउंटेन बना था तो दूसरी तरफ एक हट झोपड़ी बनी थी, जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां और सोफे रखे थे। अंजलि के गाड़ी रोकते ही गेट कीपर ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सर झुकाकर खड़ा हो गया। अंजलि ने चाबी उसे पकड़ा दी और अंदर जाते हुए कहा, पार्क कर देना। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे कई गुना आलीशान था। हॉल बहुत बड़ा था। उसकी सजावट भी काफ़ी एंटीक तरीके से की गई थी। देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी सजावट में काफ़ी पैसे और मेहनत खर्च हुई है। अंजलि धड़धड़ाते हुए हॉल के बीचों बीच बनी सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। हॉल में लगे हुए सोफे पर एक बुजुर्ग लेकिन दिखने में काफ़ी प्रभावशाली आदमी और एक वयस्क आदमी, जिनकी उम्र 48 साल के आसपास होगी, बैठकर बातें कर रहे थे। अंजलि को ऐसे गुस्से में जाते देख बुजुर्ग आदमी अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, अंजलि बेटा क्या हुआ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं। दादू, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे भाई, किस में इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी प्रिंसेस का मूड ख़राब कर सके। उसकी वजह से हमारी प्रिंसेस कॉलेज से आकर हमसे मिली भी नहीं। अंजलि अब उनके पास आकर बैठ गई। ये थे अंजलि के दादा अनुराग सिंह मलिक और चाचा राजेंद्र सिंह मलिक। अनुराग जी एक जाने माने राजनीतिक हस्ती थे और राजेंद्र जी बहुत बड़े डॉक्टर थे। इनका खुद का हॉस्पिटल था जो शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था।
अंजलि उनके पास बैठते हुए बोली, दादू अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए तो क्या करना चाहिए? अनुराग जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने गलती से किया था या जानबूझकर। अगर गलती हुई है तो माफ़ कर दो, लेकिन अगर उसने जानबूझकर अपनी हद पार की है और किसी को परेशान किया है तो उसे उचित सबक देना चाहिए। अंजलि को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो दादू के गले लग गई तो दादू भी मुस्कुरा उठे। राजेंद्र जी ने अंजलि का चेहरा प्यार से छूते हुए कहा, अगर हमारी गुड़िया का सवाल जवाब ख़त्म हो गया तो जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। चाचू अभी भूख नहीं है मुझे, मैंने आज अपने दोस्तों के साथ पानी पूरी खा ली है। तभी एक औरत वहां आई। उन्होंने डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे और वो काफ़ी स्टाइलिस्ट दिख रही थी। वो अंजलि से बोली, अंजलि बेटा आपके लिए आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, आप उसे टेस्ट भी नहीं करेंगी? अंजलि की आंखें चमक उठी। वो भागकर किचन में चली गई और फ्रिज खोला। उसमें उसका फेवरेट गाजर का हलवा रखा था। वो बहुत खुश हो गई। पास में खड़े सर्वेंट ने हलवा एक बाउल में सर्व कर दिया। अंजलि बाहर डाइनिंग एरिया में आई और बाउल को डाइनिंग टेबल पर रखकर वो उस औरत के गले लग गई और उनके गाल पर किस कर लिया। थैंक यू चाची, यू आर द बेस्ट, लव यू। अंजलि की चाची शीतल ने कहा, लव यू टू प्रिंसेस। तभी किसी ने कहा, क्या बात है, सारा प्यार चाची पर लुटाया जा रहा है। अंजलि और शीतल जी ने मुड़कर देखा। सामने कॉटन की बहुत ही सलीके से बंधी हुई साड़ी में एक महिला मुस्कुरा रही थी। ये थी अंजलि की माँ दीपिका, जो कि एक एनजीओ चलाती थी। शीतल जी एक वकील थी। अगर चाची बेस्ट हैं तो मम्मा क्या हैं? अंजलि और शीतल दोनों दीपिका के गले एक साथ लगकर बोली, आप तो बेस्टम बेस्ट हो। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, अंजलि आप जल्दी से हलवा खा लो, फिर आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। अंजलि ने शीतल जी को देखा और खुशी से उछलते हुए बोली, मेरी फेवरेट डिज़ाइनर की डिज़ाइन की हुई ड्रेस आ गई। शीतल जी ने मुस्कुराकर कहा, आपके रूम में है। तो अंजलि ने हलवा उठाया और भागकर रूम में चली गई। दीपिका बोली, शीतल क्या ज़रूरत है उनकी हर उल्टी सीधी मांग पूरी करने की? अरे भाभी, एक ही तो गुड़िया है हमारी, उसकी मांग तो पूरी करनी पड़ेगी ना। लेकिन उनकी हर जिद पूरी करने पर कहीं वो बिगड़ ना जाए। दीपक जी ने चिंतित होकर कहा, भाभी हमारी बेटी बहुत समझदार है, आप उनकी चिंता ना करें। राजेंद्र जी ने उन दोनों की तरफ आते हुए कहा, और फिर हमारे आदि से ज़्यादा प्यार तो इस घर में किसी बच्चे को नहीं मिला, लेकिन वो तो नहीं बिगड़े। देखिए आज इतनी छोटी सी उम्र में वो कितने कामयाब हैं। राजेंद्र जी ने बात पूरी की। अनुराग जी ने सबकी बात सुनकर दूर से ही कहा, अंजलि और विक्रांत भी एक दिन आदित्य की ही तरह हमारा नाम रोशन करेंगे। दीपिका जी मुस्कुरा उठी, आप लोगों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। वैसे विक्रांत दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? अभी घर नहीं आए क्या? निकले होंगे अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर। पता नहीं कब सीरियस होंगे वो अपने कैरियर को लेकर। उस पर पापा को लगता है कि वो आदि की तरह कामयाबी हासिल करेंगे। विक्रांत बहुत ही जिम्मेदार हैं भैया, वो पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही, गेम में भी अपने कॉलेज के लिए प्राइज़ जीता है उन्होंने। बस थोड़ी मस्ती करते हैं, इसी वजह से आप उन्हें लापरवाह समझते हैं। वो आदि की तरह नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा कामयाब होंगे। दीपिका जी ने कहा तो अनुराग जी ने उनकी बातों का समर्थन किया। राजेंद्र जी बोले, आप सबने मिलकर उन्हें सर चढ़ा रखा है, पता नहीं क्या होगा उनका। दीपिका बोली, आप उनकी चिंता ना करें, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे भी उनका परिवार है उनके साथ, हमेशा सब अच्छा होगा। तभी दरवाजे से एक 22-23 साल के लड़के ने घर में एंटर किया। 6 फुट हाइट और कसरती बॉडी। वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन इस समय वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसके बाल बिखरे थे और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसकी वाइट टी शर्ट पर खून के सूख चुके धब्बे साफ पता चल रहे थे। सबने उसे चौंक कर देखा। राजेंद्र जी ने तल्ख लहजे में पूछा, अब तुमने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी? कहाँ से मारपीट करके आ रहे हो अनुराग जी? राजेंद्र बस कीजिए, बच्चे की हालत तो देखिए। दीपिका जी भागते हुए उसके पास पहुंची और उसे अलट पलट कर देखते हुए पूछा, विक्रांत आप ठीक तो है ना बेटे? रिलैक्स बड़ी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्रांत ने कहा। तो शीतल जी ने पूछा, तो ये खून के दाग? मोम में घर पर ही आ रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं को हॉस्पिटल ले जाने में ये लग गया, विक्रांत ने राजेंद्र जी को देखते हुए कहा। दीपिका जी ने भी एक नज़र राजेंद्र जी पर डाली, फिर विक्रांत से प्यार से बोली, आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, अब जाइए और नहाकर नीचे आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। गर्ल्स हॉस्टल। शाम का समय। अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी कनक किसी सोच में गुम थी। फ़ोन की रिंग ने उसका ध्यान भंग किया। उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखा और फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हम ठीक हैं बेटा, तुम कैसी हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? जी चाचा जी, कनक ने धीमी आवाज़ में कहा। बेटा कोई भी परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो,
बेझिझक हमसे कहना। कनक को आज कॉलेज वाली घटना याद आ गई। उसका गला भराया। उसने जैसे ही अपने चाचा शेखर जी से ये बात कहने के लिए खुद को तैयार किया, उसके कानों में एक तीखी सी आवाज़ पड़ी। उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर मजबूत हो गई। वो उस औरत को सुनने लगी जो उसके चाचा से बात कर रही थी या फिर झगड़ रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसकी परेशानियों और ज़रूरतों का ख्याल रखने के अलावा आपके पास और काम ही क्या है। अपने खुद के बच्चों की तो कोई फिक्र नहीं है और अनाथों की जिम्मेदारी लेने चले हैं माश। कविता, कभी तो कुछ अच्छा बोला करो भाग्यवान। कनक भी हमारी ही बच्ची है, उसका हमारे अलावा है ही कौन। रही बात अपने बच्चों के बारे में जानने की, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसे हैं और क्या करते हैं। और वैसे भी उनके लिए तुम तो हो ही उनकी हर गलती पर पर्दा डालने और उन्हें बढ़ावा देने वाली। शेखर जी ने तल्ख लहजे में कहा। कनक की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने फ़ोन नहीं काटा। जो मन में आए करो आप, आपसे तो बात करना ही बेकार है। इस घर में मेरी इतनी हैसियत ही कहाँ है जो मैं आपके और आपकी लाडली के बीच में बोल सकूं। कविता बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। कनक बेटा, तुम अपनी चाची की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती ही हो उनको आदत है बेमतलब बकवास करने की। आप परेशान ना हो, हमें चाची जी की बातों का बुरा नहीं लगा। हम यहाँ ठीक हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम फ़ोन रखते हैं, हमें पढ़ाई करनी है। प्रणाम चाचा जी, खुश रहो बेटा, खूब मन लगा कर पढ़ो। कनक ने फ़ोन काट दिया तो शेखर जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए भाई साहब, हम आपकी फूल सी बच्ची को अच्छे से नहीं संभाल पाए। हमें पता है कविता की बातों से उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वो हमसे कुछ कहती नहीं है और हम कितने मजबूर हैं जो अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाते। अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो उनकी खामोशियों को सुन सके, उनके आँखों से उसके मन का हाल समझ जाए। हे भगवान, हमारी बच्ची को ऐसा घर संसार देना कि जो प्यार उन्हें उनके मायके से नहीं मिल सका, ससुराल में उसकी कमी पूरी हो जाए। कनक के मन में कविता की तीखी बातें गूंज रही थी। वो सिसकने लगी और रोते हुए अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक, लखनऊ। कनक के पापा अभिनव भारद्वाज एक छोटे से रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल के मालिक थे। उसके चाचा शेखर जी भी अभिनव जी का हाथ बटाते थे। उसकी माँ मीनाक्षी जी उसे जन्म देते ही चल बसी थी, लेकिन अभिनव जी ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। कभी उसे माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। चाचा चाची भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। कनक बहुत चुलबुली और शरारती थी, पढ़ाई लिखाई में लापरवाह, लेकिन खेलकूद, पेंटिंग, नाचने गाने में सबसे आगे। ये सारे शौक उसे उसकी माँ से जन्मजात मिले थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका, लेकिन समय कहाँ एक जैसा रहता है। कनक जब 14 साल की थी तभी उसके पापा एक कार एक्सीडेंट में चल बसे और इसी के साथ कनक की ज़िंदगी भी बदल गई। कनक के ननिहाल में कोई नहीं था, इसलिए कनक और उसके पापा के कारोबार की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची को मिली। इकलौती संतान होने के नाते अभिनव जी की सारी संपत्ति का वारिस कोर्ट ने कनक को बनाया, जिसकी वजह से कविता जी को उससे नफरत सी हो गई। शेखर जी तो अब भी उसका पहले की ही तरह ख्याल रखते थे, लेकिन कविता जी के लिए वो एक बोझ बन गई थी। उसके चचेरे भाई बहन गगन और सपना तो पहले ही उससे उस सबके लाडली होने की वजह से चिढ़ते थे। अब तो रोज़ वो दोनों किसी न किसी बहाने से उसे परेशान करने लगे। कविता भी शेखर जी के ना रहने पर उसे घर के कामों में लगा देती। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली कनक अब शांत और गुमसुम रहने लगी। घर के काम के साथ साथ अब वो जी जान से पढ़ाई भी करने लगी। 5 साल बीत गए। कनक ने 12वीं की परीक्षा स्टेट लेवल पर टॉप किया। उन्हीं दिनों कविता जी का भतीजा जतिन, जिसकी उम्र 23 साल थी, वहाँ रहकर नौकरी करने आया। उसकी नज़रें हमेशा कनक पर टिकी रहती। कनक भी ये बात महसूस करती थी, लेकिन जतिन किसी न किसी बहाने उसे छूने और उसके करीब आने की कोशिश करता रहता। इस वजह से जब वो घर में रहता था तो कनक कमरे से कम ही निकलती थी। उसे अपने मेडिकल एंट्रेंस के रिजल्ट का इंतज़ार था, जो कुछ दिनों में आने वाले थे। कनक को पूरा भरोसा था कि उसका एडमिशन किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। एक दिन दोपहर में जब शेखर जी अपने काम पर गए थे और कविता सपना के साथ मार्केट गई थी, गगन भी घर पर नहीं था। कनक अपने रूम में बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। उसे प्यास लगी तो पानी लेने किचन में चली आई। पानी लेकर जैसे ही पलटी, जतिन ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कनक ने खुद को छुड़ाकर जतिन को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन आज तो जैसे जतिन पर कोई और ही भूत सवार था। उसने फिर से कनक को पकड़ लिया और उसको किस करने की कोशिश करते हुए उस पर सवार होने लगा, तो कनक ने हाथों में लिया बोतल उसके सिर पर दे मारा और उसके पैरों के बीच में ज़ोरदार लात मारी। जतिन बिलबिलाकर नीचे गिर पड़ा। कनक वहां से हट पाती, उसी समय कविता, गगन और सपना के साथ वापस आ गई। जतिन को दर्द में झटपटाते देख उन्होंने जतिन से पूछा,
तो जतिन ने सारा दोष कनक पर मढ़ दिया कि कनक ने उसे फिजिकल होने के लिए उकसाया और जब वो नहीं माना तो उसका सर फोड़ दिया। कविता ने गुस्से में तिल मिलाकर बिना कुछ सोचे समझे कनक की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद शेखर जी घर पर आए तो उन्होंने कनक को कविता से बचाया, वरना वो तो शायद उसकी जान ही ले लेती। कविता ने शेखर जी से भी कनक के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोला, उसे बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उस पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कनक शॉक्ड रह गई थी, इसलिए शेखर जी के बार बार पूछने पर भी अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली, जिसके कारण शेखर जी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। उस दिन के बाद से कनक कविता जी को और भी चुभने लगी। अगले हफ्ते तक कनक के रिजल्ट आ गए तो कविता की नाराज़गी और लाख मना करने के बावजूद शेखर जी ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में कनक का एडमिशन करवा दिया और कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। पिछले 4 साल से कनक दिल्ली में ही थी। शुरू के 1 साल कनक यहाँ भी अकेली और गुमसुम ही रहती थी। सबका ध्यान सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर जाता था। लेकिन पहले साल टॉप करने पर वह अपने बैच के अलावा सीनियर स्टूडेंट और टीचर्स में भी बहुत पॉपुलर हो गई। अंजलि ने भी उसके टॉपर होने से इम्प्रेस होकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई। अंजलि के साथ साथ उसकी दोस्त खुशी और निशा भी कनक की दोस्तों में शामिल हो गई। तब से यही तीनों उसकी फैमिली थी। खासकर अंजलि उसकी दोस्त से कब बहन जैसी हो गई पता ही नहीं चला। जब से दोनों की दोस्ती हुई थी, अंजलि ने कनक की हर खुशी और परेशानी में कनक का साथ साय की तरह निभाया था। कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। कनक भी उस पर जान छिड़कती थी। कनक कभी अंजलि के घर वालों से तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनके बारे में सब कुछ जानती थी। फ्लैशबैक एंड कनक अभी अपनी सोच में ही गुम थी, तभी उसका फ़ोन दोबारा बज उठा और वो वर्तमान में लौट आई। कॉल अंजलि की थी। कनक ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। डिनर हो गया तुम्हारा? अभी नहीं, बस कर लेंगे थोड़ी देर में। कब करेगी? मैच तो बंद हो गया होगा तेरा। अंजलि ने कहा तो कनक को टाइम का ख्याल आया। वो कुछ कहती उससे पहले अंजलि ने कहा, मुझे पता था आज के पुलकित सर वाले कांड के बाद तेरी भूख हड़ताल रहेगी, लेकिन कोई ना, मैं हूँ ना, चल दरवाज़ा खोल जाकर। कनक ने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी रूममेट पूजा थी। पूजा ने अपने हाथ में पकड़ा पैकेट कनक को थमा दिया और अंदर चली आई। कनक ने हैरान होकर पूजा की तरफ देखा तो उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया। कनक ने सुना कि अंजलि कुछ कह रही थी। तेरे लिए खाना है, मैं खुद आने वाली थी पर मुझे पता चला पूजा अभी हॉस्टल के बाहर है तो उसके हाथ भिजवा दिया। कनक मुस्कुरा उठी। उसने अंजलि को थैंक्स बोला। अंजलि, ओए बस हाँ, आगे से मुझे थैंक्स बोला ना तो फिर देख लेना, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। लव यू अंजलि। लव यू टू डार्लिंग। चल रखती हूँ, बाय। पूजा भी तब तक चेंज करके आ गई थी। उसने कहा, सच में कनक, अंजलि को तुम्हारी बहुत फिक्र है। पता है आज वो तेरे लिए कितना परेशान थी कि उसने मेरी डेट भी ख़राब कर दी। बहुत प्यार करती है तुमसे। कनक मुस्कुराकर बोली, जानते हैं हम। अच्छा चलो तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मलिक मैंशन। सुबह के 9:30 बजे अंजलि की नींद खुली तो आज की डेट याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया, लेकिन वो नंबर आउट ऑफ नेटवर्क था। अंजलि उदासी से बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब वह नीचे आई तो देखा घर में उत्सव का माहौल है, जैसे कोई त्यौहार हो। हॉल में ही दादू, राजेंद्र जी और विक्रांत भी मौजूद थे। अंजलि भी आकर विक्रांत की बगल में बैठ गई। दीपिका किचन में थी और शीतल जी डाइनिंग एरिया में नौकरों को कोई काम समझा रही थी। तभी दीपिका जी भी बाहर आई और शीतल जी से बोली, शीतल अच्छे से देख लेना कुछ छूट न जाए। आप परेशान ना हो भाभी, शाम तक सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप थोड़ी देर आराम कर लें, सुबह से किचन में लगी हुई हैं। नहीं छोटी, आज मुझे उसकी पसंद का सब कुछ बनाना है, आराम का टाइम नहीं है आज। हॉल में मौजूद बाकी लोग उनको शांति से देख रहे थे। तभी किसी ने तेज़ आवाज़ में कहा, बंद करो आप सब अपना पागलपन, ये तैयारी वगैरह सब बेकार है। वो आज भी नहीं आने वाला, पिछले 3 सालों से वो यही कर रहा है। फिर भी आप लोग सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं। उसे आपके प्यार और इस घर की खुशियों से कोई मतलब नहीं है। हम कोई नहीं, उसके कोई भी नहीं। बोलते बोलते वो चुप हो गए। उनकी आवाज़ कांपने लगी थी, पता नहीं गुस्से से या फिर अपने इमोशन को दबाने की वजह से। उनकी बातों से सभी घरवालों के चेहरे पर उदासी घिर आई। यह आवाज़ थी अनुराग जी के बड़े बेटे अनिरुद्ध सिंह मलिक की, जो कि एक बिजनेसमैन थे। इनके कई होटल्स चलते थे और रियल इस्टेट का कारोबार था। अनुराग जी ने जब सबके उतरे हुए चेहरे देखे तो बोले, अनिरुद्ध आप क्यों इन्हें रोक रहे हैं? आदित्य आज आए ना आए, आज का दिन खुशी का है, हम सब उनका जन्मदिन ज़रूर मनाएंगे। अनिरुद्ध जी ने अब कुछ नहीं कहा तो बाकी सब भी अपने कामों में लग गए। गर्ल्स हॉस्टल। कनक को पढ़ते पढ़ते थकान महसूस होने लगी तो उसने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। आज फिर वो मेस का लंच टाइम भूल गई थी।
पेट में भूख के मारे चूहे कबड्डी खेल रहे थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मेस में टाइम पर ना जाने पर खाना नहीं मिलता था। वैसे तो आज संडे था, मार्केट जाने की छूट थी, लेकिन बाहर जाकर खाना कनक के बजट में नहीं था। इसलिए उसने अपने पास से मैगी निकाली और इलेक्ट्रिक केटल में बनने के लिए रख दी। तब तक भूख शांत करने के लिए बिस्किट का पैकेट फाड़ा और खाने लगी। साथ ही अंजलि को फ़ोन लगा दिया। अंजलि ने फ़ोन उठा लिया। कनक को अंजलि की आवाज़ से लगा जैसे वो उदास है, तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ अंजलि, तुम उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारे बड़े भाई का बर्थडे है भी है ना? अंजलि उदास सी बोली, पर वो आज फिर नहीं आए। कनक ने अफसोस के साथ कहा, ओह कोई बात नहीं। अंजलि दुआसी आवाज़ में बोली, शाम को मोम ने पार्टी रखी है, सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन जिनका इंतज़ार था वो आज फिर नहीं आए। पिछले 3 सालों से वो यही कर रहे हैं। कनक बोली, शायद वो अपने काम में बिजी होंगे। तुम उदास ना हो और अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करो। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे भाई को जल्दी से तुम्हारे पास भेज दें। देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे साथ होंगे। दोनों बातें ही कर रही थी कि घर के बाहर वीआईपी सायरन बजने की आवाज़ आने लगी। अंजलि के साथ बाकी घरवाले भी चौंक गए। घर के बाहर 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी घरवाले बाहर आकर देखने लगे। अंजलि भी फ़ोन काट कर नीचे आ गई। 2 गाड़ियों में से कुछ बॉडीगार्ड पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ और आदमी निकल आए। बॉडीगार्ड्स निकलकर बीच में खड़ी गाड़ी के आसपास इकट्ठा हो गए। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक शख्स निकला जिसे देखकर सभी घरवालों के चेहरे खिल गए। अंजलि और विक्रांत भागकर उसके गले लग गए तो उस इंसान के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंजलि और विक्रांत ने एक साथ कहा, मिस यू सो मच भाई। आदित्य बोला, आई आल्सो मिस्ड यू बोथ। आदित्य ने आगे आकर अनुराग जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। कैसे हैं दादू? हमेशा की तरह अति उत्तम बरखुरदार, बस अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं। आदित्य मुस्कुरा उठा। उसने अनिरुद्ध जी के पैर छुए तो उन्होंने आदित्य के सर पर हाथ रख दिया, लेकिन दोनों ही चुप रहे। आदित्य ने राजेंद्र जी के पैर छूना चाहा तो उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ आपको, बहुत बदल गए हो, ऐसे ही खूब तरक्की करो। अरे सारी बातें आप ही कह लेंगे या हमारे बेटे से हमें भी मिलने देंगे? शीतल जी ने कहा। आदित्य उनके पास आया तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, इतने सालों में हमारी याद नहीं आई आदि? आप लोगों को कभी भूला ही नहीं मैं चाची। शीतल जी ने शिकायत करते हुए कहा। फिर कभी मिलने क्यों नहीं आए? बहुत काम था चाची, और मन में खुद को इस घर में आने के लिए मजबूत कर रहा था। आदित्य ने दीपिका जी को देखा और उनके पास आया। दीपिका जी उसे पकड़कर रो पड़ी तो आदि की भी आंखें भर आई। विक्रांत ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, बड़ी माँ आप इतना रोएंगी तो भाई को लगेगा आप उनके आने पर खुश नहीं बल्कि दुखी हो गई हैं। दीपिका जी आंसू पोंछते हुए बोली, पागल ये तो खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों बाद हमारा आदि घर वापस आया है, हम आज बहुत खुश हैं। अनिरुद्ध जी ने रूखे स्वर में कहा, यह खुशी कितने दिनों की है या फिर कितने घंटों की, क्योंकि आपके बेटे के कदम अब इस घर में तो नहीं टिकने वाले। दीपिका जी की आंखें छलक उठी। बाकी घरवाले भी उदास हो गए तो अनुराग जी ने कहा, अनिरुद्ध आदित्य अभी तो घर आए हैं, आप ये कैसी बातें लेकर बैठ गए? दीपिका जी के आंसू पोंछते हुए आदि ने कहा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हुई है। उसकी बात सुनकर जहाँ सब खुश हो गए वहीं अनिरुद्ध जी के चेहरे पर भी संतोष प्रसर गया। सब अंदर आ गए। आदि घर की सजावट देखकर हैरान रह गया। अब तक उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, आज कुछ है क्या? मेरा मतलब कोई फेस्टिवल या? अनुराग जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, त्यौहार ही है आज बेटा, लेकिन सिर्फ मलिक मैंशन में। आज का दिन बहुत ख़ास है। आदि ने उनको नासमझी के भाव से देखा तो विक्रांत ने कहा, क्या भाई आप इतने भुलक्कड़ कब से हो गए? इट्स योर बर्थडे भाई। आदि के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मॉम आप बाहर मौजूद लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दीजिए प्लीज़। ठीक है बेटा, जल्दी नीचे आइएगा। दीपिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। रात में 11 बजे मलिक मैंशन पार्टी ख़त्म हो गई थी। आदि का मन नहीं था, लेकिन घरवालों का दिल रखने के लिए वो पार्टी में शामिल हो गया था। वैसे भी पार्टी में सिर्फ घरवाले और कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। सब सोने चले गए थे, लेकिन विक्रांत और अंजलि आदि के साथ बैठकर अपने बीते दिनों की सारी बातें उसे बता रहे थे और आदि खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। तभी उसे हिचकी आने लगी। विक्रांत ने उसे पानी का गिलास थमाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला तो अंजलि ने कहा, भाई लगता है कोई आपको याद कर रहा है। विक्रांत ने सुना तो अंजलि का मजाक उड़ाने लगा, सुन लीजिए भाई, प्रिंसेस अंजलि का नया लॉजिक। अंजलि को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसा सच में होता है? दोनों आपस में लड़ने लगे तो आदि ने उन्हें डांट कर चुप कराया।
भाई आप मेरी बात मानिए और एक एक कर सभी फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स का नाम लीजिए जो आपको याद कर रहा होगा। उसके नाम पर हिचकी रुक जाएगी। आदि ने आंखें बंद की और अपने सभी जान पहचान वालों का नाम लिया, लेकिन हिचकी बंद नहीं हुई। तो आदि ने आंखें खोलनी चाही। उसी समय उसकी बंद आंखों में एक चेहरा उभरा। उसके होंठों पर स्माइल आ गई। देखा भाई, मैंने क्या कहा था, आपकी हिचकी रुक गई ना, अंजलि ने खुश होते हुए कहा। तो आदि का भी ध्यान गया कि उसकी हिचकी रुक गई है। उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। विक्रांत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बोल उठा, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कोई लड़की का चक्कर है क्या, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तू ना अपना दिमाग कम चलाया कर। मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ जो उड़ने के लिए बना है। मैं कभी किसी के साथ बन नहीं सकता। ये प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं बना है। तूने वो गाना सुना है, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ दो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। विक्रांत अपने आप में, चाहे कुछ भी कहो भाई, लेकिन एक न एक दिन सबको प्यार होता ही है। आपकी तरह प्यार के नाम से भागने वाले लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो वो लोग ही दीवानगी की हद पार कर इतिहास बनाते हैं। आपके लिए भी कोई बना ही होगा जो आपके एहसासों को जगाकर आपको हमेशा के लिए खुद से बांध लेगा। बस उसके सामने आने की देर है। मुझे भी इंतज़ार है उस दिन का जब आपके जैसे खड़ूस और अड़ियल लड़के को किसी से प्यार होगा। बहुत दिलचस्प होगी आपकी प्रेम कहानी। आदित्य ने विक्रांत को खोया देखा तो घूरते हुए बोला, तू क्या मन ही मन खिचड़ी पका रहा है। विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। जाओ बाकी की कहानी अपने कमरे में ही पूरी करना, मुझे नींद आ रही है, तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। आदित्य ने सोफे पर बैठकर जमाई लेती अंजलि को देखते हुए कहा, जी भाई, बोलकर विक्रांत ने अंजलि के सिर पर चपत लगाकर कहा, चल मोटी अपने रूम में जाकर खर्राटे भर अब। अंजलि विक्रांत को मारने दौड़ी तो विक्रांत वहां से भागकर अपने रूम में चला गया। उनके जाने के बाद आदित्य ने रिमोट से रूम लॉक किया और बेड पर लेट गया। आंखें बंद करते ही फिर से किसी ने उसके ख्यालों में दस्तक दे दी। गर्ल्स हॉस्टल, रात के 11 बजे कनक पढ़ रही थी। तभी कहीं दूर बजते गाने के बोल उसके कानों में पड़े, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, उस लड़के पर दिल आया है जिसने मुझे सताया है। कनक का ध्यान पढ़ाई से हट गया। उसे 4 साल पहले कही किसी की बातें याद आ गई। तुम लड़कियों को क्यों लगता है कि हर प्रॉब्लम में रोना ही एकमात्र ऑप्शन है। कहीं से कमज़ोर नहीं हो तुम, थोड़ी मेहनत करो, दिमाग चलाओ। दुनिया में ऐसे कोई परेशानी ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो। शांति से सोचो, तुम सब कर सकती हो। यही वो शब्द थे जो ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी उसे आगे बढ़ने का हौसला देते थे और गलत के खिलाफ लड़ने की ताकत। कनक अपने ख्यालों में खो गई। 4 साल पहले शेखर जी कनक को छोड़ लखनऊ वापस जाने लगे तो कनक भी जिद करके उनके साथ स्टेशन तक आ गई। उनकी ट्रेन जाने के बाद कनक स्टेशन से बाहर निकली और हॉस्टल तक जाने के लिए एक टैक्सी रोकी। टैक्सी ड्राइवर ने आगे देखते हुए कहा, मैडम जल्दी बैठिए वरना सड़क पर जाम लग जाएगा, फिर ट्रैफिक हवलदार फाइन वसूलेगा। कनक ने जल्दी से अपना पर्स उसमें रखा और बैठने वाली ही थी कि उसे किसी का धक्का लग गया और वो गिर पड़ी। तब तक एक दूसरी महिला आकर टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी चली गई। कनक के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उसका मोबाइल और सारे पैसे पर्स में ही थे। ये शहर भी अनजान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। वो सड़क के एक साइड में बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखते और चले जाते। कनक बहुत देर तक रोती रही। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी मैडम, व्हाट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग। कनक ने अपना आंसू से भरा चेहरा ऊपर उठाया। सामने एक अनजान लड़का खड़ा था। कनक ने कोई जवाब नहीं दिया तो लड़के ने फिर कहा, सुनाई नहीं देता आपको या फिर बोलने में कोई समस्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, यहाँ बैठकर गंगा जमुना क्यों बहा रही हो? कनक को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। उसने लड़के की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वापस से अपना चेहरा अपने घुटनों पर रख लिया। लड़के ने अब थोड़ा नॉर्मली कहा, देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, अदरवाइज आई एम गोइंग। लड़का वहाँ से जाने लगा, फिर पीछे मुड़कर बोला, हाँ दिल्ली भले ही दिल वालों का शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ अगर अपना स्वार्थ ना हो तो लोग अपनों की भी हेल्प नहीं करते। कनक को ऐसे किसी भी अनजान लड़के पर भरोसा करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे वह कहीं से भी फ्लर्टिंग नेचर का या अपना फ़ायदा उठाने वाला नहीं लगा और फिर उसको कोई और ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रहा था। तो उसने उस लड़के को अपने साथ हुई सारी घटना सुना दी। लड़के ने ताना कसते हुए कहा,
तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हर प्रॉब्लम में रोना ही बस एकमात्र ऑप्शन है? कहीं से कमज़ोर नहीं हो तुम, थोड़ी मेहनत करो, दिमाग चलाओ। दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो रोना धोना बंद करके शांति से सोचो, तुम सब ठीक कर सकती हो। कनक का मुंह बन गया तो लड़के ने नॉर्मली कहा, क्या तुमने टैक्सी का नंबर देखा है या फिर उस टैक्सी ड्राइवर को पहचान सकती हो? कनक को उसकी बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे उस टैक्सी के डैशबोर्ड के ऊपर लिखा ड्राइवर का नंबर याद आया, और उसने टैक्सी का नंबर भी तो देखा था, जो कि अपनी सेफ्टी के हिसाब से वो हमेशा ही याद रखती थी। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, एक बार जो देख ले जल्दी से उसे भूलती नहीं थी। ये याद आने पर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने लड़के को बताया तो उसने नंबर डायल कर ड्राइवर से बात की। लगभग 1 घंटे बाद ड्राइवर ने आकर उसे उसका पर्स वापस किया और बोला, क्या मैडम, ध्यान रखना चाहिए ना, फोकट में मेरा टाइम ख़राब करा दिया और नुकसान करा दिया मेरा। कनक झेप गई तो उस लड़के ने ड्राइवर को पैसे पकड़ाकर वहाँ से जाने को बोल दिया। ड्राइवर के जाने के बाद उसने कनक के लिए एक दूसरी टैक्सी रुकवाई। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? लड़का बोला, मैडम से पूछ लो। कनक ने कॉलेज हॉस्टल का नाम बता दिया। लड़के ने ड्राइवर को वहां तक का किराया पकड़ाया और जाने को हुआ तो कनक ने उसे आवाज़ दी, अरे रुकिए, सुनिए, अपने पैसे तो ले लीजिए। लेकिन लड़के ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वहाँ से निकल गया। कनक उसे देखती रह गई। इस बात के करीब 6 महीने बाद एक रोज़ कनक जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रही थी। आज उसका एग्ज़ाम था और उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में 2-3 सीढ़ियाँ एक साथ उतर गई और गिरने लगी तो डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद भी जब उसे चोट नहीं लगी तो उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने संभाल रखा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने अपनी झील सी गहरी काली आंखें, लंबी घनी पलकें, हल्की दाढ़ी मूछे और काले घने बालों के साथ वही लड़का खड़ा था। लड़के ने उसे सीधा खड़ा किया तो कनक ने उसे ध्यान से देखा। वो 6 फीट की लंबी चौड़ी शख्सियत का मालिक था। कनक उसे घूरे जा रही थी पर लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़कर एक बुजुर्ग महिला का हाथ थाम कर कहा, दादी चलें। उस महिला ने कनक से पूछा, बेटा आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? कनक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दादी जी, हम ठीक हैं, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, बस इसलिए थोड़ा जल्दी में थे। कनक ने फिर उस लड़के की तरफ देखा लेकिन वो अपने फ़ोन में बिजी था। उसने उस महिला को धन्यवाद कहा और अपने हाथ जोड़ दिए। महिला ने हंसकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा, अब ध्यान से जाना। कनक ने सर हिला दिया और एक नज़र लड़के को देखकर मंदिर से बाहर चली आई। कनक के ना चाहते हुए भी वो लड़का अक्सर उसके ख्यालों में आ ही जाता था। कुछ तो था उस अजनबी में जो कनक को उसकी तरफ खींचता था। आखिरी बार वो उससे 3 साल पहले मिली थी, जब वो अंजलि के साथ मार्केट गई थी और अंजलि उसे ज़बरदस्ती एक रेस्टोरेंट में ले गई। दोनों अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। उसी समय अंजलि के भाई का फ़ोन आया। उसे अंजलि से कुछ ज़रूरी काम था तो अंजलि ने उसे वहीं बुला लिया। कनक को अजीब लगने लगा, इसलिए वो अंजलि के भाई के आने से पहले ही वहाँ से बहाना बनाकर निकल गई। उसे सड़क के दूसरी तरफ ऑटो दिखा और वो उसे रोकने का इशारा करते हुए सड़क पार करने लगी। तभी सामने से एक गाड़ी तेज़ी से उसकी तरफ आने लगी। कनक घबराहट की वजह से भाग नहीं पाई और वहीं खड़ी रह गई और आंखें ज़ोर से बंद कर ली। उसे अपना अंत नज़दीक आता दिख रहा था। उसी समय किसी ने उसे पकड़कर साइड में खींच लिया। कनक उससे जा टकराई और गाड़ी तेज़ी से उसकी बगल से निकल आ गई। आंखें खोलो, अभी जिंदा हो। इस आवाज़ पर कनक ने तुरंत अपनी आंखें खोली। सामने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में वही था। उसने कनक को अपनी मजबूत बाहों में थाम रखा था। कनक के दिल की धड़कनें बेतहाशा चलने लगी। आंखें बहुत खूबसूरत हैं आपकी। कनक ने उसकी बात पर हैरानी से उसे देखा तो वो फिर बोला, आंखें खूबसूरत हैं पर लगता है इनमें रोशनी का अकाल है। तभी तो सामने से आती गाड़ी नहीं दिखी आपको। मैडम, ये दिल्ली की सड़कें हैं, आपके घर का गार्डन नहीं। जो आंखें बंद किए चले जा रही हैं। कनक ने वहाँ से हटना चाहा लेकिन लड़के ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। कनक ने धीरे से कहा, हमारा हाथ। लड़के ने उसे सवाल नज़रों से देखा तो कनक ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, हमारा हाथ छोड़िए प्लीज़। कनक की बात पर लड़के ने हल्के गुस्से से कहा, ओह हेलो, मैं कोई सड़क छाप लोफर मवाली नहीं हूँ और ना ही मुझे आपका हाथ पकड़ने में कोई इंटरेस्ट है। अगर अभी मैं ना आता तो आप सड़क पर पापड़ बनकर पड़ी होती, समझी। कनक को कोई जवाब नहीं सूझा। लड़के ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और वहाँ से चला गया। पर कनक की नज़रें बहुत देर तक उसका पीछा करती रही। उस लड़के की याद कनक को अक्सर आ जाती थी। उसकी गहरी बोलती निगाहें उसके ख्यालों में आकर
हमेशा ही उसे बेचैन कर जाती थी। कनक उसे कभी भूल ही नहीं पाई। उसके बारे में सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब उसने कनक के दिल में अपनी जगह बना ली और कब कनक को उसकी यादों से भी प्यार हो गया। हालांकि कनक को ये पता था कि अब वो शायद ही कभी उससे मिल पाए। 3 सालों में वो जब भी कहीं बाहर जाती थी, उसकी नज़रें हमेशा अपनी उस अनजान मोहब्बत को ही ढूंढती रहती थी। लेकिन वो तो जैसे कहीं लापता ही हो गया था। कनक को फिर कभी कहीं उसकी झलक भी नहीं मिली। लेकिन दिमाग चाहे कुछ भी सोचे, कितनी भी दलीलें दी, ये दिल कहाँ कब किसी की सुनता है। कनक की मोहब्बत भी कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। मलिक मैंशन। दीपिका जी सुबह की पूजा ख़त्म करके आदित्य के रूम में आई। वो अभी गहरी नींद में सोया था। दीपिका जी ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा तो उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। दीपिका जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, आज पहली बार इतनी देर तक सोते देख रहे हैं आपको। आदित्य ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा, कल रात बहुत देर से सोया था। कोई बात नहीं, कभी कभी खुद को आराम भी देना चाहिए। आप फ्रेश होकर नीचे आइए, तब तक हम आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता बनाते हैं। आदित्य, ओके मॉम, आप चलिए मैं आता हूँ। आदित्य नीचे आया तो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। उसने भी एक चेयर खींची और बैठ गया। विक्रांत बोला, आज किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो ज़ोरों की भूख लग गई। भाई, आज सब कुछ मॉम ने आपकी पसंद का बनाया है, अंजलि ने आदित्य से कहा तो उसने अपना सिर हिला दिया। शीतल जी ने नाश्ता परोसते हुए पूछा, आदि बेटा, आज आप बिज़ी तो नहीं है ना? आदित्य, चाची आज मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है और शाम को फ्री होकर थोड़ी देर कंपनी भी जाना है। आज आपसे मिलने मानसी बुआ विद फैमिली आ रही हैं और आप ही गायब रहेंगे। कितना मज़ा आएगा ना उन्हें, विक्रांत ने दांत दिखाते हुए कहा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अनुराग जी बोले, बेटा ज्वाइनिंग तो दिन में है, शाम तक तो आप फ्री हो ही जाएंगे, कंपनी कल चले जाइएगा। विक्रांत बोला, और वैसे भी आप कंपनी और इस शहर दोनों में ही टॉप ऑफ द पोजीशन हैं। आपको रोकने वाला कौन है? आपका तो जो मन करे वो करना चाहिए। आदित्य बोला, विक्रांत, जब जिम्मेदार इंसानी मनमानी करने लग जाए तो कंपनी हो या शहर, दोनों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अनुराग जी बोले, विक्रांत बेटे, आदि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजेंद्र बोले, पापा, अगर इनमें इतनी अक्ल होती तो ये भी आज़ादी की तरह ही एक कामयाब इंसान होते। अनिरुद्ध जी बोले, हर किसी की अपनी खासियत होती है, विक्रांत में भी बहुत काबिलियत है। ये एक सच्चे और नेकदिल इंसान है। हाँ चाचू, विक्रांत अपने आप में परफेक्ट है। उसका बचपना बने रहने दीजिए, उसे मेरे जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कामयाब बनने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता विक्रांत भी मेरी तरह घुटकर जिए। आदित्य ने अपनी बात कही और वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। सब घरवाले चुपचाप उसे जाता देखते रहे। मेडिकल कॉलेज। आज अंजलि कॉलेज नहीं आई थी। खुशी और निशा भी जल्दी घर चली गई थी। कनक का मन नहीं लग रहा था आज कॉलेज में, तो वो भी हॉस्टल के लिए निकल गई। कॉरिडोर से गुजरते समय पुलकित दिखा। वो जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गई और किसी से टकरा गई। ये उसका सीनियर जय था, जिसे कनक पर क्रश था। कनक ने जय को देखा तो जल्दी से कहा, सॉरी सर, और वहाँ से भाग गई। जय के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसकी नज़रों ने तब तक कनक का पीछा किया जब तक वो उसके आंखों के सामने से ओझल न हो गई। डीएम ऑफिस। आदि ऑफिस में बैठा हुआ कुछ फाइल्स पर नज़र डाल रहा था। तभी एक आदमी धड़धड़ाते हुए उसके केबिन में घुस आया और चिल्लाते हुए कहा, ऑफिसर, आपने हमारी पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज क्यों करवाया? आदित्य ने बिना उसकी तरफ नज़र उठाए शांति से कहा, क्योंकि वो लोग बेकार का धरना प्रदर्शन करके शहर का माहौल ख़राब कर रहे थे। तुम शायद जानते नहीं हैं हम कौन हैं। उस आदमी ने घमंड से कहा। आदित्य ने बेहद आराम से कहा, मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप शक्ल से ना तो शरीफ लग रहे हैं, ना बात करने के अंदाज से पढ़े लिखे। ए ऑफिसर, आदमी ने तेज़ आवाज़ में कहा तो आदि ने अपनी कुर्सी से उठकर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर कहा, मेरे साथ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने अपना हाथ गाल पर रखकर उसे देखा तो आदित्य ने दोबारा कहा, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए तुम्हारे शब्दों में कहता हूँ, ज़बान संभाल कर बात करना मुझसे। एक ही थप्पड़ में उस आदमी की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने धमकाने वाले अंदाज में कहा, हमसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा आपको, देख लेना, मेरे पापा एमएलए हैं यहाँ के। आदित्य का अब दिमाग ख़राब हो गया। उसने उस आदमी को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और कहा, दोबारा शहर की शांति भंग करने की कोशिश की या फिर मेरे केबिन में बिना परमिशन घुसे और मुझे धमकाने की कोशिश की तो मुंह से ज़बान गायब कर दूंगा और दोनों पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। फिर चाहे तुम्हारा बाप एमएलए हो या मिनिस्टर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उस आदमी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आदित्य को हैरत से इस तरह देखे जा रहा था मानो अभी अभी जो हुआ उसे उसका यकीन न हुआ हो। आदित्य फिर से उसके पास आया और उस आदमी के अस्त व्यस्त हो चुके कपड़ों को ठीक किया तो आदमी की आंखें डर और हैरानी की वजह से बड़ी हो गई। आदित्य ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला, एक बात और आदित्य सिंह मलिक, सस्ती चीज़ों का शौक रखता भी नहीं। आग हूँ मैं, मुझसे उलझोगे तो जलाकर रख दूंगा। कोशिश करना दोबारा मुझसे सामना हो तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब निकलो यहाँ से। वो आदमी तेज़ कदमों से बाहर चला गया। आदित्य को इस शहर में आए हुए 5 महीने हो चुके थे। अपनी ईमानदारी और अपराधियों पर सख्त रवैये की वजह से वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों के लिए वह हर संभव मदद करता था। लेकिन जब बात शहर के विकास और शांति व्यवस्था बनाए रखने की होती तो वह किसी की नहीं सुनता था। इसी वजह से शहर में आपराधिक घटनाएं कम हो गई थी और विकास कार्य तेज़ी से चल रहे थे। शहर की जनता उसके कामों की वजह से बहुत खुश थी। सब उसका सम्मान करते थे। आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों में उसकी तारीफ़ों के चर्चे होते रहते थे। अपने स्वभाव की वजह से उसके चाहने वालों के साथ साथ उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। युवा लड़कों का वह रोल मॉडल और ना जाने कितनी लड़कियों का क्रश बन चुका था। कनक ने भी उसकी बहुत चर्चा सुन रखी थी लेकिन कभी उसका चेहरा या फोटो नहीं देखा था। कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और फिर से पढ़ाई शुरू हो गई थी। अब तक अंजलि, निशा और खुशी को भी पता चल गया था कनक के सीक्रेट क्रश के बारे में। अंजलि को कनक का यह प्यार बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो नहीं चाहती थी कि कनक ऐसे बिना जाने पहचाने सिर्फ 2-3 मुलाकातों में किसी को पसंद करने लगे जिससे बाद में उसे तकलीफ़ उठानी पड़े। पर कनक को उस लड़के को भूलने के लिए कैसे समझाए, ये बात अंजलि की समझ नहीं आ रही थी। फरवरी का महीना था। आज कॉलेज में रोज डे मनाया जा रहा था। कॉलेज कैंटीन में कनक, खुशी और निशा बैठे अंजलि का वेट कर रहे थे। उसके पास टेबल पर बहुत सारे रेड रोज जमा हो गए थे लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। निशा बोली, क्या यार, तू जब देखो तब इन बोरिंग किताबों में खोई रहती है। इनसे बाहर निकल, इनके बाहर भी एक दुनिया है। हाँ देखना कितने सारे लड़के तुझे दोस्त दे रहे हैं। कितनी लकी है ना तू। तुझे कितने लड़के प्यार करते हैं। मेरी मान, इस वैलेंटाइन वीक तू भी कोई बॉयफ्रेंड बना ले। कनक ने बुक्स बंद करते हुए कहा, यह वैलेंटाइन वीक हमारी समझ से बाहर है। अगर दिन के हिसाब से रोज़ चॉकलेट टेडी देने से प्यार होता ना, आज भी प्यार में सिर्फ रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू के नाम की कस्में नहीं खाई जाती। और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट ना हमें सर दर्द लगता है। वो तीनों बातें कर रही थी तभी किसी ने पीछे से आकर कनक की आंखें बंद कर दी। कनक ने मुस्कुरा कर कहा, आ गई तुम अंजलि। क्या यार, तुम हर बार कैसे पहचान जाती हो मुझे। अंजलि ने मुंह बनाकर चेयर पर बैठते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें पहचानने के लिए हमें आंखों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हम तुम्हारी आहट से पहचान जाते हैं। निशा, अगर तुम दोनों का पहचान कौन ख़त्म हो गया हो तो अंजलि ये बता, तू इतना लेट क्यों हो गई कॉलेज के लिए। पहला लेक्चर भी मिस कर दिया तूने। यार आज जगने में लेट हो गया। मुझे तो लगा कि कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। वो तो अच्छा हुआ भाई ने लिफ्ट दे दी तो आ गई, वरना पता ही नहीं कितने लोगों के दिल टूट जाते मेरी गैर मौजूदगी से। अंजलि ने आईविंग करते हुए कहा। कनक बोली, चलो बैठो, फिर अभी दूसरे लेक्चर में टाइम है। लेकिन मुझे नहीं लगता आज इस रोज डे वाली नौटंकी की वजह से आगे कोई भी क्लास होगी। खुशी, कौन से भाई ने छोड़ा तुझे। अंजलि, आदि भाई ने। अरे यार, तूने हमें क्यों नहीं मिलवाया मिस्टर हैंडसम से। तुझे पता है ना, सिर्फ इस कॉलेज की बल्कि शहर की ना जाने कितनी लड़कियां फिदा हैं उन पर। मेरे तो सपनों के राजकुमार बन चुके हैं वो, बाय गॉड। खुशी ने गाल पर हाथ रखकर सपनों में खोते हुए कहा, पता नहीं इसका दिल है या लोकल ट्रेन, कोई भी कभी भी सवार हो जाता है। कनक ने मुंह बनाते हुए कहा। निशा बोली, सच में कनक, खुशी की इस बात पर तो मैं भी एग्री करती हूँ। तूने उन्हें अभी तक देखा नहीं है ना। पता है क्या दिखते हैं वो, हैंडसम एंड हॉट। उनके डोले शोले, किलर स्माइल किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। उस पर उनका एटीट्यूड, यूं ही नहीं शहर भर की लड़कियों के ड्रीम मैन बन गए हैं। उन सभी की बात सुनकर उनके पीछे की टेबल पर बैठी 2 लड़कियों में से एक ने कहा, अंजलि एक बार तुम अपने भाई से मिलवा दो, फिर देखना मैं कैसे उन्हें इम्प्रेस करती हूँ। दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, शक्ल देखी अपनी कभी, बड़ी आई उन्हें इम्प्रेस करने वाली। उनके लिए तो कोई मेरे जैसी हॉट एंड सेक्सी बंदी होनी चाहिए। कनक ने सबकी बात सुनकर अंजलि को देखा जो मुंह खोले हैरानी से सभी की तरफ देख रही थी। अंजलि बोली, अरे बस भी करो यार, तुम लोग मेरे सामने मेरे भाई को पटाने की बात कर रही हो यार, शर्म नहीं आती। कनक ने हंसते हुए निशा और खुशी से कहा, अब समझ में आया सेमेस्टर एग्ज़ाम में तुम दोनों के नंबर क्यों कम आए।
तुम अपने कोर्स की बुक्स पढ़ने की बजाय अपने मिस्टर हैंडसम पर जो रिसर्च कर रही थी, है ना? निशा बोली, सच में? मैं कोर्स से प्रे करूँगी कि तू जल्दी उनसे मिले, फिर तुम भी उन पर रिसर्च करना शुरू कर दोगी। खुशी, देखना, मिस्टर हैंडसम से मिलकर तुम अपने उस मिस्टीरियस प्रिंस चार्मिंग को भी भूल जाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा, हमारे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कनक ने दृढ़ता से कहा। कनक का फ़ोन बजे जा रहा था। कैंटीन में ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो कनक बाहर चली आई। वो बात करके वापस अपने दोस्तों के पास जाने के लिए मुड़ी तो देखा उसके सामने जय रेड रोज़ का बुके लिए अपने घुटने पर बैठा था और उसके दोस्त उसे चीयर्स कर रहे थे। जय ने कनक से कहा, आई लव यू। कनक ने जय से कहा, सॉरी सर, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जय बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसी तरह किसी और लड़की को प्रपोज करते नजर आएंगे। कनक ने शालीनता से कहा। जय ने तेज़ आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरे प्यार की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट लाइक यू। आप प्लीज़ ये तमाशा बंद कीजिए, आप अपने साथ साथ मेरी भी इंसल्ट करवा रहे हैं। जय अब भी वैसे ही बैठा रहा तो कनक को उससे बहस करना बेकार लगा, इसलिए वो जय को वहीं छोड़कर उसके बगल से निकलने लगी। तो जय ने खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अवॉइड करो। कनक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। जय ने अपने चारों तरफ देखा, सब उस पर हंस रहे थे। उसे गुस्सा आ गया। उसने कनक को पकड़ने की कोशिश की तो कनक ने एक घूंसा उसके पेट में मार दिया। तभी जय के एक दोस्त ने आगे बढ़कर कनक पर वार करना चाहा तो कनक ने अपना पैर उसके पैरों के बीच में दे मारा और उसके घुटने पर लात जमाकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों लड़के ज़मीन पर गिर पड़े तो उन दोनों का एक और दोस्त आगे आया। कनक ने उसकी अकल भी ठिकाने लगा दी। कनक बोली, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। आगे से किसी लड़की पर ताकत आजमाने से पहले एक बार सोच लेना, हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। कनक वहाँ से जाने लगी। जय ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन किसी ने कनक को लगने से पहले ही चाकू पकड़ लिया और जय का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। दोस्तों, आखिर कौन था वो जिसने कनक को चाकू के वार से बचाया और आगे क्या मोड़ लेगी कनक की ज़िंदगी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बी कंटिन्यूड।